डियर साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में आप क्या करने वाले हो भैया, देखो 8 तारीख को आपका पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, एमपी बोर्ड वालों का है कि नहीं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसमें से ही आपका पेपर आ रहा है। तो आज जल्दी से पेपर में जाने से पहले आप ना इन ऑब्जेक्ट को जरूर से जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि यही सब आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में भैया हम विषय रसायन कक्षा 12 है ना, त्रैमासिक परीक्षा के लिए है ना। और भैया ये त्रैमासिक के लिए नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट जितने चैप्टर आने हैं सभी के ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ये 1 शॉर्ट वीडियो आपका रहने वाला है। आप सभी चाहे वो एमपी बोर्ड से हो चाहे कहीं से भी हो, सबके लिए ये जरूरी है वीडियो, वैसे तो सब देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया वीडियो को। और हम सबसे पहले यार चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है बिलियन। क्या है? बिलियन है। तो भाई बिलियन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसके देखेंगे भैया ऑब्जेक्टिव? बिलियन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो बिलियन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्या है? तो पहला है भैया, पहला है हमारा जर्मन सिल्वर का मिश्रण। देखो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो यार आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो जर्मन सिल्वर होता है ना, इसमें कॉपर, जिंक और क्या होता है? निकेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, जिंक और निकेल, है ना। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल, याद रख लेना बहुत अच्छे से, है ना। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, बहुत अच्छे से पता है। 2 या 2 से अधिक क्या मिश्रण? 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन है। सही आंसर हो जाएगा विलयन। पीतल क्या है? तो पीतल आपको बहुत अच्छे से पता है, ठोस विलयन है। क्या है? ठोस विलयन। तो इसका आंसर ठोस विलयन हो जाएगा, है ना। गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? यार ये किसको नहीं पता, ये तो सबको पता है, हेनरी ने दिया था। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका क्या कारण है? एथेनॉल जल में घुलनशील क्यों है? इसका कारण सिर्फ यह है क्योंकि एथेनॉल द्रव है और जल भी क्या है? द्रव है। तो जब एथेनॉल और जल दोनों आपस में क्या करते हैं? एक विलयन बनाते हैं, तो वो विलयन का नाम होता है द्रवीय विलयन, है ना। तो एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका कारण है कि ये द्रव विलयन है। कौन सा विलयन है? द्रव विलयन है। क्लियर है बात? अब इनको हटा दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो अच्छे से ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। चलो अब ये है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की आपको क्या ज्ञात करना है? मोलरता बताना है। क्या बताना है बेटा? मोलरता। यार सिंपल है, देखो मोलरता का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भैया? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू क्या होता है? WA। यही होता है ना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अब WB कितना है? तो WB है भैया 5.85, 1000 ज्यों का त्यों रहेगा, अपॉन में। अब MB कितना है? तो NaCl के लिए MB निकालोगे तो भैया वो आएगा 58.5, ठीक है सर, ये हो गया। अब WA कितना है? तो 250। कितना है? 250, ये रख दिया। तो 250 से काट दो, 250 चौके 1000, 4 बार कट गया। अब इधर देखो, अब नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? तो नीचे भैया 2 जीरो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? अब देखो ये 585 और नीचे ही 585, 585 से 585 कट गया। अब क्या बचा? 40/100। तो 0 से 0 भी कट गया। अब 4 में 10 का भाग लगाओ, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना है? 0.4 कहाँ है भैया? तो 0.4 इसमें ये है। तो ये इसका आंसर, 1 सेकेंड, 0.4 है ना, तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की विलेय के ग्राम की संख्या। तो 1 मिलियन वाला क्वेश्चन कब आता है? तो जब ppm होता है तब तो आता है ना मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख ना, 10⁶, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। यदि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है तो मोलरता। ये क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला से होगा और इसका आंसर कितना आने वाला भाई? इसका आंसर 500 ml है ना, तो 540 है ना, 2 मतलब ये आप एक बार इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है 0.2 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 0.2 आएगा। एक बार आप चेक कर लेना फिर से, ठीक है ना। चलो अगला है
ठीक है। अब अगला है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, ये वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? तो देखो, उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण के दो उदाहरण। देखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो टाइप का होता है, एक निम्न क्वथन और एक उच्च क्वथन। तो निम्न क्वथन का उदाहरण जो है वो आपका एथेनॉल प्लस जल है, ये निम्न क्वथन का उदाहरण है ना। लेकिन हमें उच्च क्वथन बताना है, तो उच्च क्वथन के बेटा दो उदाहरण है, एक है नाइट्रिक अम्ल प्लस जल, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल, और दूसरा क्या है, एसीटोन प्लस जल। दो उदाहरण है, तो एक हो गया अपना, तो अपन को तो एक ही बताना था ना इसमें, तो ये हो गया। जल के लिए मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, तो जल के लिए मूलल क्वथनांक उन्नयन, देखो मूलल क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, के बी होता है, और हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, के एफ होता है। मैं दोनों के मान बता रहा हूं, तो ध्यान रखना बेटा, जल के लिए के बी हमेशा कितना होता है, 0.52। के भी कितना होता है, 0.52 हमेशा। और जल के लिए जो के एफ है, हेमांक अवनमन स्थिरांक, वो होता है बेटा 1.86। वो कितना होता है, 1.86। ये बात आपको बहुत 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 अच्छे से याद रख लेनी, ठीक है ना। तो ये हमारे सही विकल्प में होते हैं फिनिश। और अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों पे, ठीक है ना। चलो, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं, रिक्त स्थान पे आ जाते हैं, है ना। तो रिक्त स्थान पे जाएंगे तो देखो इधर, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें, है ना, तो जल कोशिकाओं से बाहर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। क्यों आ जाता है बाहर, तो क्योंकि जो बाहर का विलयन है उसका परासरण दाब क्या है, अधिक है, और इसीलिए इस विलयन को हम क्या बोलते हैं, अति परासरी विलयन। क्या बोलते हैं भैया, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, अति परासरी आएगा, ठीक है ना। यदि तांबे को सोने में घोला जाए, तांबे को किस में घोला जाए, सोने में। देखो, तांबा ठोस है और सोना भी क्या है, ठोस है। तांबा भी ठोस, सोना भी ठोस, है ना। तो ठोस में ठीक है, ठोस में ठोस प्रकार का विलयन है ना। तो दूसरे में क्या आएगा, ठोस में ठोस प्रकार का विलयन, ठीक है। एक समान परासरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनको हटा दे रहा हूं, आप याद रखना, अपनी कॉपी में याद लिखते जाना, ठीक है ना। तो ये है तीसरा, समान परासरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलयन, ये हो जाएगा। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ये सबको पता है आदर्श विलयन। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, खाली स्थान का नियम कहलाता है। तो यार ये तो हेनरी का नियम है ना, क्या है, हेनरी का नियम है ना, तो ये हेनरी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलो, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है, कौन सा कहलाता है, परासरण दाब। रोकना वाला है ना, वही परासरण दाब है ना, तो ये इसका आंसर क्या होगा, परासरण दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, है ना। अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसमें क्या आएगा भैया, विलेय आएगा। क्या आएगा, विलेय आएगा। इस बात को याद रखना, क्या आएगा बेटा, इसमें विलेय आएगा, है ना। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। देखो, 1 लीटर है तो मोलरता आएगी, और ग्राम होता तो मोलरता आती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब ये 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्रोल में घोला जाता है, तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्रोल का भार प्रतिशत, मतलब एस्पिरिन का भार प्रतिशत बताना। भार प्रतिशत मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लेना। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, मैं एक बार लिख दूं क्या, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भैया, है ना। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, विलेय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना, बटे विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान इनटू में क्या आता है, 100 आता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 6.5, और विलयन का कितना है, 450 नहीं 450 नहीं, 450 में 6.5 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू क्या लगा देना, 100, है ना। तो ऊपर क्या रखाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6.5 रखाएगा, और नीचे क्या रखाएगा, 450 में 6.5 जोड़ देना, तो ये 456.5 इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा। इसको आप सॉल्व करना, जो भी आंसर आए वो लिखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है परासरण दाब का सूत्र। तो भैया परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या होता है, CRT, है ना, होता है ना यही। तो ये आप कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। तो यहाँ से रिक्त स्थान भी हमारे हो जाते हैं पूरे। अब आते हैं हमारे सत्य असत्य, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना।
क्या है, अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर और करता हूँ, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ऊपर, सत्तासत, ठीक है। अब देखो आप सत्तासत, देखो पहला है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। ग्राम मोलरता नहीं होती भैया, 1000 ग्राम में मोलरता होती है। तो पहला तो क्या है भैया, असत्य है। पहला क्या है, एक सेकंड यार, ज़्यादा ही कुछ ऊपर हो गया, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो पहले का आंसर क्या बन रहा है भैया, असत्य है। क्या है, असत्य है, एक सेकंड, है ना, असत्य हो गया। दूसरे का, निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। बिल्कुल सत्य है ना, बिल्कुल समानुपाती होता है ना। चलो, ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित गुणों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों की संख्या पर। अणुसंख्या गुणधर्म सही है, ठीक है, ये भी सही है। वह विलयन जो संगठन के बिना परिवर्तन के आश्रित हो जाए स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल सही है। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तनु विलयन नहीं, विलेय की मात्रा जिनमें अधिक होती है उन्हें सांद्र विलयन कहते हैं, और जिनमें विलेय की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों का ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दंत को कर्बुरित मतलब पीलापन होने के कारण होती है। तो ये बात सत्य है, बिल्कुल बात सत्य है ना, ये सही बात है ना, ठीक है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य अणुभार कहलाता है। सही है, ठीक है ना। सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। सही है। साम्यावस्था में वाष्प प्रवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होती है, ठीक है। साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। साम्य अवस्था में तो दोनों की समान होती है ना साम्य अवस्था, ऐसे थोड़ी है कि उसकी ज़्यादा होगी तो उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये गलत बात है, ठीक है ना, गलत बात है। चलो, विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अधिक धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होगा भैया, सत्य हो गया। आप एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। अब सही जोड़ी पे आ जाओ। तो एक सेकंड, थोड़ा सा इनको बड़ा करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दिया अपन ने, ठीक है ना, आपको थोड़ा दिखेगा अच्छे से, ठीक है। चलो, मोलरता, अब यहाँ दो टाइप की मोलरता किससे मिल रही है, तो मोलों की संख्या, ये पहला हो गया। हेमांक में अवनमन, हेमांक में अवनमन आपका ये वाला होगा, दूसरा ये होगा ना, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। वंट ऑफ गुणांक, वंट ऑफ गुणांक का यही सूत्र है, वंट ऑफ गुणांक का यही सूत्र है, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब प्रदूषण, तो प्रदूषण ppm, ये चौथा हो गया। एस्पिरिन का सूत्र C9H8O4 है, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना, पांचवा हो जाएगा। ओके, चलो, एक मोल Al2SO4 का होल थ्राइस विलयन, एक मोल Al2SO4 का होल थ्राइस विलयन क्या कहलाएगा भैया, चलो पहले और दूसरी मिला लो। ऋणात्मक विलयन क्या होगा, ऋणात्मक विलयन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये आपका दूसरा हो गया। हेनरी नियम ये है, ये तीसरा हो गया। गैसों का द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन, ये सोडा वाटर है, तो ये आपका चौथा हो गया। ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन धुआं हो गया, है, ये पांचवा है। तो फिर ये बचा आपका पांचवा, पहला बचा है ना, तो पहले का ये है, ये 5 है, पहले का आंसर क्या है, 5 है, ठीक है ना। चलो, ये आपकी क्या हो गई, सही जोड़ियां हो गई। अब है भैया आपके एक शब्द में आंसर, ठीक है ना। चलो देखो जरा ध्यान से, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या कहलाती है ना, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। तो यहाँ आंसर आएगा मोललता, एक सेकंड, क्या आएगा भैया इसका आंसर, पहले का मोललता आएगा, तो ये मोललता आ जाएगा। बिना संगठन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अभी पढ़ा अपन ऊपर, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है भैया, पाई बराबर, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो पाई बराबर CRT, ठीक है। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दो, आदर्श विलयन का क्या दो भैया, एक उदाहरण दो। तो आदर्श विलयन का एक उदाहरण देना है, तो यार आप दे देना, क्या दिक्कत है। आदर्श विलयन के एक उदाहरण में क्या कर देना, लिख देना
बेंजीन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, या इतने सारे उदाहरण तो आपको लिखाए हैं, आप कोई सा भी लिख देना, ठीक है। विपरीत परासरण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? वाह, कितने दमदार तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो विपरीत परासरण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो भैया कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो कॉपर फेरोसाइनाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वांट ऑफ गुणांक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है छठवे का? वांट ऑफ गुणांक। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। विलेय क्या हो? कोई गैस, ठीक है, ठोस विलयन का। तो अब देखो, तो आप लिख दो ना प्लेटिनम का, या फिर ऐसा लिखो H2 का प्लेटिनम Pt में अपशोषण, H2 का Pt में क्या भैया? अपशोषण, ऐसा लिख देना, H2 का Pt में क्या? अपशोषण, ये हो जाएगा। अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की, है ना। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है। कौन सा होता है? तनु विलयन, पता है आपको। 1 मिलियन, हाँ, तो ये तो पीपीएम है इसका आंसर। क्या है भैया? पीपीएम। आई बात समझ में? तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव हो गए फिनिश। थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे ना, तो ज़्यादा समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ भैया। चैप्टर नंबर 2 क्या है? Zn2+ तथा CO2+ आयनों की सांद्रता इकाई होती है, तो इस प्रकार की युक्ति क्या कहलाती है? इकाई होती है। तो इस प्रकार की युक्ति होती है गैल्वेनिक सेल में। किसमें? गैल्वेनिक सेल में, सही है। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या होता है? विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता, ठीक है। अगला, मोलर चालकता की इकाई। अब यार मोलर चालकता की इकाई क्यों नहीं पता? सबको पता है, क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही हो रहा, ठीक है। अब इन्हें बोला जंग का सूत्र बताओ। यार जंग का सूत्र आपको आता है ना, Fe2O3.XH2, ये है ना, ये वाला, ठीक है ना, बी वाला है इसका सही आंसर, ठीक है ना। सेल स्थिरांक की इकाई सबको पता है, ओम इनवर्स है। क्या है? ओम इनवर्स, ठीक है ना। तो 5 हो गए ना, ठीक है। अब छठवे पे बात करो। तो अब हमारा जो छठवा है, यहाँ लिख लेते हैं छठवा। देखो ZnCO2+ है और Zn2+ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? यार इसमें देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यार, ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, जो सीसा संचायक सेल है उसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? कॉपर का, सिल्वर का या लेड का? तो भैया आपको पता है ना, सिल्वर का होता है उसमें। तो किसका होता है? नहीं नहीं नो 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 नो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेड का होता है। किसका होता है? लेड का। पढ़ा है ना सीसा संचायक सेल, ठीक है। SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, सही है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कौन सी है? तो लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। क्या है भैया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? यार ये तो सबको पता ना, सेल स्थिरांक। क्या कहलाता है भाई? सेल स्थिरांक। ये सारे पढ़े हुए हैं ना आपने, ये सब बहुत अच्छे से आपको आते हैं, आपने सब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी भैया? रिक्त स्थानों की। इसमें भी भैया 10 है रिक्त स्थान, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन हो जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव क्या होता है? 0, ठीक है। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। या फिर ऐसा बोलो कि लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ा रहे ना, तो उसको जस्टीकरण बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे उसको? जस्टीकरण। तो लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्टीकरण। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना जस्टीकरण कहलाता है। क्या हो गया आंसर भैया? जस्टीकरण, ठीक है। चलो अगला है सीसा संचायक सेल में खाली स्थान। तो सीसा संचायक सेल में क्या कहलाता है भैया? सीसा संचायक सेल में H2SO4 डालते हैं ना, क्या डालते हैं? H2SO4। तो H2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ
H2SO4 हो गया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? प्रबल विद्युत अपघट्य, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की है जो जल में अत्यधिक आयनित होता है। ठीक है। अगला खालिस्तान में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को, तो भैया इसका आंसर क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है ना। क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल में ही ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 1 मोल Al3 को Al में अपचयन के लिए कितने फेरेड, देखो कितने इलेक्ट्रॉन देना है इसको, देखो 3 लगा है ना आवेश, तो 3 देना है तो 3 फेरेड लगेगा आवेश। ठीक है ना। चलो गलित CaCl2 को 20 ग्राम CO को प्राप्त करने के लिए कितना फेरेड लगेगा, तो यहाँ Ca2+ में है तो भैया 2 फेरेड लगेगा। कितना लगेगा? 2 फेरेड विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। ओके, तो देखो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना। नहीं 2 फेरेड नहीं, हमें देखो यहाँ 40 ग्राम है, Ca का भार कितना है 40 और हमें 20 चाहिए, तो 2 तो चाहिए होता, लेकिन यहाँ 40 होता तो 2 चाहिए होता, लेकिन अपन को क्या करना है, आधा चाहिए, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 फेरेड आएगा आंसर। क्या आएगा? 1 फेरेड। ये न्यूमेरिकल आपने किया है ना, उसमें देख लेना। H2O2 ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है? 74%। ईंधन वो है ना ईंधन सेल, और ईंधन सेल की दक्षता 74% होती है, तो 74 होगा इसका आंसर। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। और ये है, ये भी है भैया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। तो विलयन की चालकता इतनी है और ये इसकी सांद्रता है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है भैया? मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो भैया ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो हो जाएगा यार भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान रहेगा। विलयन की चालकता दी है ना, तो विलयन की चालकता मतलब है आपको K/V लगाना पड़ेगा। K/V से नहीं हो पाएगा, नहीं, मोलर चालकता ये नहीं है। देखो इससे होगा यार, ये फॉर्मूला है ना, लैम्डा m बराबर K/1000 अपॉन m, इससे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो अब देखो ये 0.20 दिया है, ये m का मान दिया है, और ये विलयन की चालकता है, ये K का मान दिया है। तो K का मान और m का मान रख के सॉल्व करना, तो इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ भाई? K का मान क्या है आपका? 0.02 है ना, और m का मान क्या है? ये वाला है m का मान। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आप निकालना इसका आंसर। ठीक है। ऐसे गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल आदि ईंधन को जलाकर उनकी दहन को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ईंधन सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ईंधन सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंधन सेल। समझ रहे ना। तो आपको देखो अच्छे से समझते हुए चलना है। देखो मैं हवा में तो करा ही नहीं रहा हूँ कोई क्वेश्चन, बहुत सुकून से करा रहा हूँ, बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत स्पीडली नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, ये हो गया ना। चलो अब सत्ता आया अपने। ठीक है ना। अपने अब क्या आ गए भैया? सत्ता आ गए। तो देखो अब सत्ता देखो, आप समझो, है ना। सीसा संचयक सेल की अनावेशित अभिक्रिया, सीसा संचयक सेल की कौन सी अभिक्रिया? अनावेशित अभिक्रिया। ठीक है, क्या यही है सीसा संचयक सेल की अनावेशित अभिक्रिया? नहीं, अनावेशित ये नहीं हो सकी यार, ये अनावेशित नहीं है। क्या है? अनावेशित है? नहीं, ये तो आवेशित वाली है। क्या है ये? आवेशित वाली है। तो वैसे संपूर्ण अभिक्रिया है, अनावेशित वाली नहीं है, ये आवेशित वाली है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है ना। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता है, हाँ ये सत्य है। किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर मोलर द्रव्यमान के आयन संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता, बिल्कुल सत्य है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तनुता पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है, कोलरास नियम है, सत्य है। F2 एक प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है।
सत्य है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक चालन का संगठन अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल सत्य है, ये बात सही है ना। चलो नेक्स्ट है गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। सही होता है, सही है ना। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना हमेशा, तो ये सही बात है ना। तो 8वें का ये हो गया है ना। तो एक ही गलत है देखो आप अभी तक, और बाकी सब सही है ना। चलो 8 हो गए, 8 हो गए ना। अब 9, 8 हो गए, हाँ 8 हो गए। अब 9 देखो, 9वां है ना। 1 मोल MnO4 को Mn2 में बदलने के लिए 3 फैरेड लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं। Mn पर भैया यहाँ पर 7 प्लस है और 7 प्लस से 2 प्लस पे लाना है। Mn पर यहाँ पर 7 प्लस होगा और 7 प्लस से Mn2 प्लस लाना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो 5 फैरेड लगेगा, 3 फैरेड थोड़ी लगेगा, है ना। तो ये बोल रहा है 3 फैरेड है, तो ये असत्य है। संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बनता है, एवं उनका ऑक्साइड बन जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। Fe2 का नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनता, तो ये गलत बात है ना। ऑक्साइड नहीं बनता। संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देती है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और उनका ऑक्साइड बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। ऑक्साइड नहीं बनता, फेरासाइड ऑक्साइड बनता है, फेरासाइड ऑक्साइड बनता है ना इसमें, ये ऑक्साइड थोड़ी बनता है, ये तो हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया। तो 10 हो गए। अब आप आ जाओ सही जोड़ी पे, ठीक है, आ जाओ, है ना। 1 मोल Cu2 प्लस से Cu में बदलना है, तो कितना फैरेड लगेगा? 1 मोल Cu2 प्लस से Cu में, है ना। तो यहाँ पर 96,500 तो गलत है आंसर, 96,500 इंटू 2 होना चाहिए था, है ना। तो ये पहला हो गया। 1 मोल FeO से Fe2O3 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यार एक मिनट, गलत है ये मेरी बात, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 मोल Cu2 प्लस से Cu बदलना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण हो रहा है या दान? ग्रहण हो रहा है ना, ग्रहण कराना पड़ेंगे, तो अपचयन, ये अपचयन है। और ये Fe2 से Fe2O3 में ऑक्सीकरण होगा, ये दूसरा है ना। 1 फैराडे का मान 96,503 है। विद्युत रासायनिक सेल, सीसा संचायक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? डेनियल सेल, ये चौथा है। कोलराउस नियम, ये 5वां है, ठीक है। द्वितीय सेल सीसा संचायक सेल है, ठीक है। सेल स्थिरांक सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये 7वां है। ये क्या है? 7वां। ये रहेंगी सही इसकी जोड़ियाँ, ठीक है ना। थोड़ी सी मिलाने में मिस्टेक करना मत, थोड़ा सा आप अच्छे से धैर्य बना के अच्छे से समझ के करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब है एक वाक्य में उत्तर, तो एक बात में उत्तर भी यार खूब है ना, खूब भर भर के यार क्वेश्चन है यार इसमें तो, ठीक है ना। चलो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलाता है क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इस किसने दिए? ओम ने, है ना। तो ओम का नियम है, क्या है? ओम का नियम, ओम ने दिया। क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है? कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के विलयन में नहीं रखा जा सकता, है ना। कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर के विलयन में ही रखा जाएगा, नहीं रखा जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं रखा जा सकता, है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर के विलयन में रखाएगा। प्रबल अपचायक का एक उदाहरण दो। तो प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक का उदाहरण है भैया I-, प्रबल अपचायक है ना, प्रबल अपचायक है ना। और इसके बाद लिथियम भी प्रबल अपचायक है। क्या है भैया? लिथियम भी प्रबल अपचायक है। तो आप लिथियम दे देना या I- दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मों के द्वारा धातु को धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या कहलाता भैया? संक्षारण। तो ये संक्षारण हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। किसी विलयन चालकता तनुता के साथ घटती है, क्यों? क्योंकि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तो मैंने बता देना, क्योंकि यह एकांक क्षेत्रफल
की चालकता है, क्योंकि यह एकांक ऐसे ही बोल देना, क्योंकि यह एकांक आयतन की चालकता है। क्यों इसने बोला ना क्यों, तो आप बोल देना क्योंकि यह एकांक आयतन की चालकता है, क्योंकि यह एकांक आयतन की क्या है, चालकता। ठीक है। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है, तो दे देना आंसर विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है भैया, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातुओं को धीरे धीरे नष्ट करना होना क्या कहलाता है, संक्षारण। सीसा संचायक सेल के आवेशित होने की क्रिया लिख दो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारे 2 चैप्टर हो जाते हैं फिनिश। अब 2 चैप्टर हो गए हमारे फिनिश। अब हमारा तीसरा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 3 पर, और चैप्टर नंबर 3 में हमें इसमें त्रैमासिक परीक्षा में क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, अच्छे से समझो। एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, तो भैया एफ ब्लॉक के सभी तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, तो अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है ना। अब लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यार लेंथेनाइड जो तत्व हैं, देखो आपको पता है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक 4f और एक 5f किया गया कि नहीं। अब इनने बोला लेंथेनाइड, तो 4f से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, लेंथेनाइड 4f से स्टार्ट होगा, तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो भैया आपका ये वाला हो जाएगा, है ना, ये। ओके। चलो, अब अगला है हमारा Zn कैडमियम और मरकरी का सामान्य इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है Zn जो है ना पूर्ण पूरित है, Cd भी पूर्ण पूरित है और Hg भी पूर्ण पूरित है, मतलब इस पे आपबाहु नियम का अपवाद लगता है और ये पूर्ण पूरित हैं। अब पूर्ण पूरित होने के कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भैया वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। ओके। चलो अगला है, अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अंतः संक्रमण तत्व क्या है। अंतः मतलब एफ ब्लॉक का, यहाँ देखो Sc कौन सा है, तो Sc भैया डी का है, ये भी डी का है ना, और बाय भी डी का है। एफ ब्लॉक का कौन सा है, तो आपका सीरियम है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आते होंगे, है ना, और आते होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है भैया, 5 होने वाला है। क्या होने वाला है, 5 होता है ना। चलो इनको हम हटाते हैं और 5 हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है भैया, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 है, डी ब्लॉक के तत्वों को कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। तो आपको पता ही है ना, आपको लिखवाया गया है, समझाया भी गया है, ये जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते। ओके ना, समझ में आपको आया कि नहीं आया, बिल्कुल, है ना। ये आपको सब चीज़ें बताई। ऐसे तत्व का नाम बताइए जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो वो है आपका कौन, स्कैंडियम। स्कैंडियम बेटा केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये परिवर्तित नहीं होती है ना। निम्न में से कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो देखो यहाँ पर ये तो दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ जो आपका कैडमियम है वो क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, 2 से ज़्यादा भी दर्शाता है ना। ठीक है। कौन सी सिक्का धातु हैं, तो जिनका उपयोग सिक्का बनाने में होता है उनका सिक्का धातु कहते हैं। तो सिक्का बनाने में हम किसका, देखो पुराने समय में सिक्का बनाने में हम किसका उपयोग करते थे भैया, पहले देखो आप जो राजा महाराजा थे कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के सिक्के बंटवाते थे ना, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड का उपयोग हम सिक्का बनाने में करते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड का उपयोग हम कहाँ करते हैं भैया, सिक्का बनाने में करते हैं। ठीक है ना। चलो लेंथेनाइड श्रेणी का कौन सा सदस्य आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो इसका नाम है भैया सीरियम, है ना। जो सीरियम है +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे बात होगी, और अगले हमारे भैया क्वेश्चन नहीं है, रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों पे बात होगी, है ना। चलो तो भैया हमारा पहला क्या है, तो पहला है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ये कौन सी बात है, लिख देंगे यार भाई, क्या है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से समझो और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है ना। चलो चलो तो रिक्त स्थान पे बात करेंगे, और हमारा पहला है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो आपको पता है ना, n-1 d 1 से कितना होता है, 10 होता है, और ns 1 से क्या होता है, 2, यही होता है ना।
यही होता है ना, तो ये सही आंसर आपका। ठीक है, अगला है खाली स्थान संक्रमण तत्व द्रव धातु है भैया, तो आपको पता है ना पारा जो है वो द्रव धातु है। यूरेनियम के बाद आने वाला तत्व है, तो देखो यूरेनियम के बाद आने वाला जो तत्व है, देखो यूरेनियम मतलब आपका एक्टिनाइड का है, और एक्टिनाइड को हम किस ट्रिक से याद रखते हैं, थोड़ा पाव और न पाव, थोड़ा पाव और न पाव, है ना। तो और क्या है, ये यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद क्या आता है, एनपी, तो यूरेनियम के बाद कौन आता है, एनपी, और एनपी है नेपच्यूनियम, क्या है, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम है, ठीक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो आपको पता है C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, इसको पता है ना, ये है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र, और इसका उपयोग पता है कहाँ होता है, पॉलीथीन बनाने में, है ना, पॉलीथीन बनाने में होता है ना, पढ़ाया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है लेंथेनाइट की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु क्या है, लेंथेनाइट की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना मिश्र धातु, किसकी भैया, लेंथेनाइट की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यार जो सुप्रसिद्ध मिश्र धातु है इसका नाम है मिश्र धातु, क्या है, मिश्र धातु। और मैंने आपको बताया था मिश्र धातु का उपयोग लाइटर में करते हैं अपन, काय में करते हैं भैया, लाइटर में करते हैं, है ना। तो सॉरी, है ना, लेंथेनाइट की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु का नाम क्या है भैया, मिश्र धातु। और मिश्र धातु में आपको पता है लेंथेनाइड होता है, आयरन होता है, और थोड़ी मात्रा में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये धातु होती है ना, मैंने आपको बताया था, आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप देख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला है भैया, अगला है गैडोलियम, जीडी है ना, जीडी को क्या बोलते हैं, गैडोलियम। और जीडी का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 64 होता है, कितना होता है, 64 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता है 64 है, जिनोन के साथ भरा जाएगा, किसके साथ, जिनोन का, है ना। तो ये 4f7 और 5d1 और 6s2, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले ही बता दिया था, आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो अब इसमें बोला KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था, तो +7 है, कितनी है, +7 होगी, ठीक है। चलो अब जिंक केवल 2 ऑक्सीकरण है, केवल 2, +2 लिखना, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये लिखा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का ही सूत्र लिखा है, तो क्या लिखा है भैया, KMnO4, यही है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर लेंथेनाइट की त्रिज्या का आकार क्रमशः घटता है, क्या होता है, घटता है ना। परमाणु क्रमांक में वृद्धि में लेंथेनाइट की बोली ना, तो आकार क्या होगा, घटता है, तो ये घटता है। लेंथेनाइट संकुचन पढ़ा है ना आपने, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, क्लियर है, ये बातें, सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। इनको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपके सत्ता आ गए अब, है ना। चलो जवाब दो, पहला क्या है भैया, अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण पाया जाता है, बिल्कुल, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है ये, है ना। संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है, बिल्कुल है, सही है ना। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई बिल्कुल सही है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ होते हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथ तत्वों को पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, सही है। क्यूप्रस आयन रंगहीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का होता है, ये बताना है। अब देखो क्यूप्रस बोला है, क्यूप्रस का मतलब Cu+ और क्यूप्रिक का मतलब Cu2+, तो इनमें कौन सा रंगीन होता है, कौन सा रंगीन होता है। देखो अगर हम बात करें भैया Cu+ की, किसकी बात करें, Cu+ की, तो देखो परमाणु क्रमांक 29 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 29, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये सही बात है। जबकि ये नीले रंग का होता है, तो ये सही बात है ना, क्या है ये, सही बात है। मतलब ये भी क्या होगा आपका, सत्य होगा, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, क्या होगा ये भैया, सत्य होगा, है ना। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये तो रंगीन ही होगा, और ये रंगीन है तो नीले रंग का होता है, ये सही बात है, ठीक है ना। चलो अगला 5 हो गए, है ना। अब हमारा छठवा है, तो छठवा क्या है हमारा, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब किनका बोला है, आपका F ब्लॉक का बोला है, तो ये बिल्कुल सही है ना, सही लगा दिया। सीरियम की मिश्र धातु लाइटर के निर्माण में काम आती है, नहीं सीरियम की नहीं आती, लेंथेनाइट तत्वों की आती है ना। यार सीरियम
हाँ लेंथेनाइट तत्व है ना सीरियम, लेंथेनाइट तत्व है ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये सही बात है, ये सही है आंसर इसका, है ना। सीरियम की मिश्र धातु का ही उपयोग होता है ना, लेंथेनाइट तत्वों में सीरियम है तो इसका ही उपयोग होता है लाइटर में। मिश्र धातु बताया था ना अभी ऊपर, हाँ सही बात है। Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण, Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ये होता है। तो ये भैया आपको थोड़ा कठिनाई स्तर आ गया है, थोड़ा एक आध क्वेश्चन तो देखो कठिनाई में डाल ही दिया जाता है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या ये होता है, तो यार आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा। देखो Mn2+ है, Mn कितना है भैया 2+ है। अब Mn2+ है तो Mn2+, Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो चुंबकीय आघूर्ण का निकालने का सूत्र क्या है, म्यू बराबर क्या होता है √n n+2, यही होता है कि नहीं होता, हाँ यही होता है। अब n क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो Mn का क्या होता है 25 होता है, कितना होता है भैया 25 होता है, तो इसमें 5 आते हैं, तो अब 2 निकल जाएंगे, तो अब इसमें कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे, है ना। और 4 होंगे, एक मिनट अच्छे से ही निकाल लो यार, है ना। इसका क्या होता है Mn का 25 होता है, Mn का कितना होता है 25। अब 25 होता है तो इसको हम कौन सी गैस के साथ भर देंगे, तो इसको हम अक्रिय गैस कौन सी लगाएंगे बताओ, क्रिप्टॉन लगाएंगे कि नियॉन लगाएंगे, है ना, आर्गन लगाएंगे, क्या लगाएंगे आर्गन लगाएंगे। तो ये 18, फिर आपका 4s2 20 और 3d5 ये हो जा, है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये निकल जाएंगे, तो 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5। और जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भैया 5 आ गए, तो इसमें 5 रखेंगे, तो ये 5 और ये आपका 5 और 2 7, है ना। तो 7 पंजे 35 होगा, है ना, 35 होगा, तो ये लगभग 5.9 आएगा, किसका आएगा 5.9 आएगा, और इनने 3.9 बोला, तो ये गलत है ना, तो ये गलत है भैया, 8वां क्या है गलत है ना। अब इससे निकालते हैं ना अपन को, ठीक है ना, चलो ये गलत है ना। लेंथेनम तथा लेंथेनाइट श्रेणी की धातु श्वेत तथा मृदु होती हैं। अब ऐसे कैसे अपन कह सकते हैं, है ना, ऐसे कैसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें यार हम ये बात कहें कि पूर्णतः सही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब ये तो मान लेंगे कि भैया लेंथेनाइट धातु श्वेत होती हैं, चांदी जैसी होती हैं, लेकिन मृदु, अरे यार धातु हैं तो धातु तो कठोर होंगी ना, कैसी होंगी कठोर होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी के ऊपर के क्या थे सभी सत्य थे ना, ठीक है। अब Zn Cd और Hg को संक्रमण तत्व कहा जाता है या नहीं, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता ना, तो ये भी गलत है ना। तो ये ध्यान रखना आप इन बातों को, अंतिम वाले 3 क्या हैं गलत हैं, ठीक है ना। चलो आगे बोलेंगे, और आगे हमारी सही जोड़ियां हैं, और सही जोड़ियों में पहला है नारंगी धूम्र, सबको पता है क्रोमिल क्लोराइड। 3d1 4s2, 3d1 4s2 किसका होता है स्कैंडियम का। Pm क्या है रेडियो धर्मी, ठीक है। जिंक क्या है रंगहीन, है ना। पायरोलुसाइड क्या है MnO2, पायरोलुसाइड क्या है MnO2, ये 5वां हो गया, क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी हमारी, और एक शब्द में आंसर है भैया। अब क्या है भैया एक शब्द में आंसर, देखो कितने दमादार तरीके से हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो भैया Mn है, कौन है Mn है, 7 तक दर्शाती है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र अभी बताया था, म्यू बराबर क्या होता है n+2, यही होता है ना, ठीक है। CO2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, आपके लिए होमवर्क है, 27 है ना परमाणु क्रमांक, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 3D श्रेणी का अंतिम तत्व बताओ, तो 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन है Zn। Cr परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आप अब बात के अनुसार लिखना, है ना। तो वैसे मैं लिख दूं तो CrAr आएगा, है ना, और 3D5 और 4s1 यही आएगा ना, ठीक है यही आएगा, ठीक है। Cr2+ और Fe2+ में कौन प्रबल अपचायक है, तो प्रबल अपचायक कौन है भैया Fe है, कौन है Fe है। वैसे आप निकाल कर देख लेना, आप कॉन्सेप्ट लगाना तो Fe2+ आएगा, ठीक है ना। चलो लेंथेनाइड में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, लेंथेनाइड तत्वों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो मैंने बताया था +3 होती है। Gd2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अभी Gd का बताया था मैंने, अब 2+ लगाना तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, तो आप ये करके देखना, ये भी आपके लिए होमवर्क में है।
लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी लिख देना आप लोग। पाइरोलूसाइड का सूत्र अभी पढ़ा था MnO2, आपको आता है ना, तो आप देखो, आप थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, आप भी कष्ट करो, है ना। ये जब सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप बता देना, है ना। चलो वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 1 से कितना 10, ठीक है। 5D है ना, 0 से कितना 1, 0 से 1, और 6S 1 से कितना 2, ये है आपका 9 का आंसर, ठीक है ना। तो ये एक शब्द में आंसर भी हुए, और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 D&F ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीटली होते हैं फिनिश, कंप्लीटली होते हैं भैया फिनिश, ठीक है ना। चलो अब उपसय संयोजी रसायन पे आ जाओ, और उपसय संयोजी रसायन में है हमारा पहला, प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनिक होती है, यह किस आयन द्वारा संतुष्ट होती है। तो आपको पता है भैया, धनात्मक, ऋणात्मक या उभयधर्मी, है ना। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट होती है, तो धनात्मक, ऋणात्मक या उभयधर्मी, किसके द्वारा संतुष्ट होती है, जल्दी जवाब दो। देखो भैया, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्राथमिक संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और ऑक्सीकरण अवस्था तो केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, और वो हमेशा धनात्मक होती है। तो जब धनात्मक है तो ज़्यादातर ऋणात्मक द्वारा संतुष्ट होगी ना, किसके द्वारा संतुष्ट होगी, ऋणात्मक द्वारा होगी। तो इसका आंसर ऋणात्मक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ऋणात्मक इसका आंसर सही है। अब ये काय का सूत्र है, तो यार सबको पता है, ये मोहन लवण का सूत्र है, ठीक है। अब द्विदंतुल लिगैंड का उदाहरण दो। यार द्विदंतुल लिगैंड कौन है, EN है ना, EN है ना, द्विदंतुल, 2 दाता परमाणु होते हैं इसमें N, ठीक है। अब HCN- और NO2- कौन है, तो ये आपको पता है ना, उभयदंती लिगैंड है। कौन से हैं, उभयदंती लिगैंड है, बहुत सरल है ना। जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह का कार्य करता है, जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह का कार्य करता है, तो कीलेट की तरह कार्य करता है ना। तो जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह कार्य करता है, कीलेट की तरह। कीलेट बनाया ना, कीलेट जटिल यौगिक है ना, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है भैया इसकी, है ना, संरचना बताओ। तो वर्ग समतलीय है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है या पिरामिडीय है। तो भैया 6 है, तो sp3d² है ना, अष्टफल की होगी, क्या होगी, अष्टफल की। अभी याद रख लो, मैं आपको इसको समझा दूंगा संकरण, है ना, अभी याद रख लो, है ना। क्योंकि इसमें देखो, एक सेकंड में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझो हम ध्यान से, समन्वय संख्या कितनी है, 6। अब 6 है तो इसका संकरण क्या होगा, sp3d²। 6 है मतलब 6 वाला संकरण आएगा, और 6 वाला देखो 3 और 1 4, और d कितने 2, तो 3 और 6, और 6 में क्या होगी, sp3d संकरण होगा, और इसकी संरचना होती है भैया अष्टफल की, क्या होती है, अष्टफल की। अभी इसको कर लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, है ना। चलो अगला है भैया, अगला है हमारा अगला है भैया होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण। होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण, तो होमोलैप्टिक संकुल क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, मतलब समान प्रकार के लिगेंड हो, उन्हें होमोलैप्टिक कहते हैं। तो देखो, जिसमें अलग अलग हैं, इसमें भी अलग अलग, इसमें भी अलग अलग, इसमें है एक प्रकार के, तो ये होमोलैप्टिक होगा। अब बोला है गुरु कोष्टक के बाहर वाला आयनित समूह क्या होता है। देखो भाई यार, है ना, गुरु कोष्टक के बाहर वाला आयनित परमाणु क्या होता है, तो उसको हम प्रति आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति आयन बोलते हैं। गुरु कोष्टक मतलब बड़ा वाला कोष्टक, है ना, उसको प्रति आयन। देखो समन्वय गोला बोल नहीं सकते, धातु नहीं बोल सकते, है ना। देखो धातु में अधातु भी तो होता है, इसलिए इसको प्रति आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति आयन, है ना। अब डाइक्लोरोडोबिस निकेल सेकंड क्या है, डाइक्लोरोडोबिस, है ना, क्लोरिडोबिस, डाइक्लोरोडोबिस। अब डाइक्लोरोडोबिस ट्राइफेनल फास्फीन, देखो ट्राइफेनल फास्फीन, तो डाइक्लोरो ये है ना, और ट्राइफेनल फास्फीन ये है, तो ये इसका आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर होगा। आप देखो नाम पढ़ो ना, नाम के हिसाब से आपका दिख जाएगा आपको, है ना। चलो अब बोला इसका IUPAC नाम बताओ। तो भैया इसमें एक्वा है और एमीन है, तो एक्वा और एमीन देख लो, देखो ट्राई एमीन है और ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, ये सही है, पहला ही इसका सही है ना। तो ये आप IUPAC नाम तो मिला लेना, आप करके देख लेना, ठीक है ना, यही सही है इसका। तो ये 10 के 10 क्या हो गए भैया, इसके सही विकल्प हो गए। अब आप आ जाओ रिक्त स्थान पर, है ना। तो देखो रिक्त स्थान में क्या है, आयस्फिटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र, है ना। तो आपको पता ना टेट्राएथिल लेड होता है, टेट्राएथिल लेड पढ़ाया था ना आपको, C2H5 का होल 4, और ये होता है आपका Pb, है ना, यही सही है ना, ठीक है। अब
संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या, तो कुल आयनों की संख्या एक बड़ा है, देखो वो ही है वन टॉप गुणांक, तो एक बड़ा देगा एक माइनस, मतलब कुल आयन 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, है ना, क्योंकि जब वियोजित होगा तो Cl पे माइनस होता है और Cl पे माइनस तो इस पे प्लस होगा, तो एक प्लस का मिलेगा एक माइनस, मतलब कुल आयन 2 ही मिलेंगे। ठीक है, EDTA का रासायनिक नाम लिख दो, तो EDTA का फुल फॉर्म लिख देना भैया, क्या है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। फिर से बोल रहा हूँ, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना। अब यहाँ बोला इसने प्लेटिनम की समन्वय संख्या, तो यहाँ कितनी है समन्वय संख्या? 6। ठीक है। Br खाली स्थान प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, तो देखो यहाँ SO4 देगा, ये Br माइनस देगा, तो आपको पता है ना आयनिक समावयवता होगी। कौन सी होगी बेटा? आयनिक समावयवता, आयनिक समावयवता, आयनिक समावयवता। क्लियर है? ठीक है, चलो अब NiCO का होल 4 का IUPAC नाम, NiCO का होल 4 का IUPAC नाम, कौन सा नाम भैया? IUPAC नाम। तो ये आपको बताना है ना, वैसे बता रहा हूँ, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, इसका IUPAC नाम होगा। ठीक है। बंधनी समावयवता पाई जाती है, खाली स्थान लिगेंड युक्त उपसय संयोजी यौगिक में बंधनी समावयवता पाई जाती है ना। तो उभय दंतुल लिगेंड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? उभय दंतुल लिगेंड में। ठीक है, तो यहाँ 7वें में उभय दंतुर आएगा। क्या आएगा भैया? उभय दंतुर। अब इसका IUPAC नाम लिखो, तो ट्राई ऑक्सीले, देखो पोटेशियम आएगा पहले, तो फिर ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट से थर्ड आएगी, है ना। ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंड की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। तो यहाँ समन्वय संख्या आएगा। ठीक है, समन्वय संख्या, है ना। अब इसका IUPAC नाम ये आप ही को लिखना है ना, ये आपको ही लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क में है, 10वां आपके लिए होमवर्क में, है ना। चलो बता ही दे रहा हूँ यार, है ना। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थाइड क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थाइड क्लोराइड है इसका नाम। ठीक है ना। चलो, तो ये रिक्त स्थान भी होते हैं कंप्लीट, ये आप लिखते जाना, है ना। चलो अब आ जाओ भैया सत्य असत्य पे आ जाओ, है ना। अब ये सत्य असत्य हैं और फिर सही जोड़ियाँ हैं और एक शब्द में फिर आंसर है ना, इनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। चलो ध्यान से अच्छे से समझो भाई, है ना। तो देखो क्या लिखा है, जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु में परमाणु आयन उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या उसकी समन्वय, यार आवेशों की संख्या कहाँ होती है ना। आवेशों की संख्या उसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या में आवेश तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। क्या है ये? गलत है ना। ठीक है, ये गलत है। समन्वय मंडल के भीतर एवं बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, उसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ जाता है तो इसे जैव, बिल्कुल सही है ना, सही है। फेरोसीन का यही सूत्र है, हाँ सही है, यही सूत्र है। द्विक लवण में आयनिक या विद्युत संयोजी बंध, जबकि संकुल में उपसय संयोजी बंध होता है, हाँ सही है, ये भी सही है। 5वां, वे यौगिक जिनमें कार्बन समूह में कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से आबंधित होता है, कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, हाँ सही है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। नहीं, ये गलत है, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण, है ना। अब ये इसका IUPAC नाम है, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। और इसका नाम देखो, जब दो साथ में मिल जाए तो पहले का लिख दो और फिर दूसरे का लिख दो, ऐसा ही है हमारा कहानी। ठीक है, तो डाई साइनेडो अर्जेंटेड फर्स्ट, नहीं 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 भाई, ये गलत है। इसकी 2 आएगी ऑक्सीकरण अवस्था, +2 आएगी लास्ट वाले की, और इसने देखो +1 बोला है, तो ये गलत है। 8वां क्या है? गलत है। ठीक है ना, तो 8वां गलत हो गया। ठीक है, 8वां गलत हो गया, है ना, 8वां गलत हो गया। ठीक है, 9वां पे आ जाओ। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 उपसय संयोजी यौगिक हैं जिनमें क्लोरोफिल में Mg होती है, सही है। हीमोग्लोबिन में Fe होती है, सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होती है, सही है, बिल्कुल 90 का आंसर सही है ना। और ये इसका सही IUPAC नाम ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें तो 2 आएगी, तो ये गलत है ना। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो अब आ जाओ अपन सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। ठीक है, और सही जोड़ियों में देख लो आप, है ना। ये क्या है?
तो भैया यहाँ देख लो ये क्या है ना, ये पहला वाला नहीं, ये वाला है पहला, ठीक है। तो पहले का ये है, गिरगनाड अभिकर्मक ये है, ये दूसरा है, हाँ। और ये क्या है, तो ये तीसरा ये है ना। कीलेट क्या है, कीलेट कौन बनाता है, तो कीलेट कौन बनाता है भैया, अधिक स्थायी संकुल, हाँ ये अधिक स्थायी संकुल, ये चौथा है ना। TEL क्या है, तो TEL ये है, ये पांचवा है। उपसय संयोजी की संरचना वर्णन ने दी थी, ये आपका छठवा है। और षड्दंत लिगैंड EDTA है, ये सातवां है। और द्विदंत लिगैंड EN है, ये आठवां है ना। तो ये तो आपसे बन जाएंगे ना, सीधी इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो यार कोई भी चीज़ कठिन नहीं है आपके लिए। वैसे अगर मैं सही बताऊं तो सभी सरल है ना। चलो इधर देखो, ये और ये कौन सी समावयवता दर्शाएंगे, तो भैया ये जो है ना, कौन सी समावयवता दर्शाएंगे, लिगैंड समावयवता दर्शाएंगे। कौन सी, लिगैंड, है ना, आपने पढ़ी होगी अगर, तो ये लिगैंड समावयवता है। कौन सी है, लिगैंड। द्विक लवण का एक उदाहरण दो, तो द्विक लवण का एक उदाहरण दे देना, मोहल लवण। क्या दे देना, मोहल लवण। फिटकरी का सूत्र लिख दो। यार कौन नहीं लिख पाएगा यार, सबको पता है ना। मैं लिख दूं, देखो मुझे तो पता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यही है ना, हाँ सही है बात। अब इसका IUPAC नाम ये आपको लिखना है ना। पोटेशियम का सही सूत्र ये भी आपको लिखना है। किस प्रकार का संकरण उपस्थित है, तो ये मैं बता दूंगा, है ना। संकरण का नाम बताना है, तो 6 है ना, तो 6 है तो भैया sp3d² होगा, sp3d² होगा। छठवें का आंसर मैंने दे दिया, ठीक है ना। समन्वय संख्या 6 है तो sp3d² होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ और अगले क्वेश्चन पे बात करो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है भैया, इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम, ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। IUPAC नाम आपको बहुत सिखाए हैं, है ना, बहुत सिखाए हैं ना, तो ये आपको करना है ना। चलो तो भैया हमारे चैप्टर नंबर 4 भी होता है फिनिश, मतलब आपके 4 चैप्टर हो गए। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, और भैया लास्ट चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हमें कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो भैया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया अब दिक्कत है, क्योंकि अब NCERT का ज़माना है, थोड़ा सा आपका लेवल जो है ना वो थोड़ा सा हाइड रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसने बोला है कि भैया ये देखो, ये सही विकल्प चुनकर लिखना है, और मतलब ये कोई अभिक्रिया है, ये क्या है, कोई अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम बताना है आपको। इस अभिक्रिया का क्या बताना है भैया, नाम बताना है, ठीक है। क्या है इस अभिक्रिया का नाम, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो भैया ये जो अभिक्रिया है ना मेरे डियर साथियों, ये फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। अगर आपने देखो, मैंने जो पढ़ा है ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने सीखा है, जाना है, तो आप ये बता लगभग सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं रहेगी, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा डियर साथियों क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है। तो मैंने DDT भी आपको बनवाया है। कैसे बनाया है, क्लोरोबेंजीन की जब क्लोरल से क्रिया कराते हैं तो DDT बनता है ना, ठीक है। क्लोरोक्विन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो एक क्लोरोक्विन जो है ना बेटा, एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में बेटा, मलेरिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। अगला ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो एथेनॉल लिखा है, और ये लिखा है डेल, है ना। तो मतलब ये जो X है, X के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है मेरे डियर साथियों। तो देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मैं इसको मिटा के यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ वैसे, ठीक है। समझना, आप कोशिश करना पूरी समझने की, ठीक है ना। चलो ये लिखा है बेटा CH3, क्या लिखा है, CH3, ये लिखा है C, और इसमें देखो 3 CH3 जुड़े हैं ना, तो एक जुड़ा है आपका, थोड़ा सा नीचे करूं क्या, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा देखे, ठीक है ना।
ओके, देखो ये लिखा है C, इससे CH3, इससे CH3, इससे 3 CH3 जुड़े हैं। कितने CH3 जुड़े हैं बेटा? 3 CH3 जुड़े हैं, ठीक है ना। फिर देखो ये इतना लिखा गया, फिर कौन जुड़ा है इससे? Br, ये जुड़ा है Br, ठीक है ना। और KOH है, लेकिन देखो ये KOH एथेनॉल के साथ मिला हुआ है, इसमें एथेनॉल है ना, तो मतलब ये जो KOH है वो एल्कोहलीय है। कैसा है बेटा? एल्कोहलीय। और जब एल्कोहलीय KOH होता है तो K तो Br के साथ बाहर हो जाएगा। क्या बना के भैया? KBr बना के। क्या बना के भैया? KBr बना के। एक सेकंड, ये KBr बन जाएगा, KBr बन जाएगा। लेकिन जो OH है मेरे डियर साथियों, ये OH है, ये यहाँ नहीं जुड़ पाएगा Br की जगह। तो OH क्या करेगा? तो आपको देखो यहाँ जो आपका एल्किल दिख रहा है, इसके एक जो OH है, इसके एक H को लेकर क्या बना देगा? H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O। और फिर यहाँ से हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ से भैया हमारा ये बनेगा, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ क्या बचा भैया? CH2 बचा। यहाँ क्या बचा? CH2 बचा। फिर अब CH2 बचा तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है? इधर C है, ऊपर क्या है? CH3, है ना, और नीचे क्या है? CH3। तो ये जो है ना प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, समझ गए ना। तो इसको 2 मेथिल प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भैया? इसको 2 मेथिल प्रोपीन बोलेंगे, ठीक है ना। 2 मेथिल प्रोपीन बोलेंगे। इसका नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपीन। तो यहाँ पर देखो 2 मेथिल प्रोपीन बना है, ठीक है। ये तो भैया बहुत प्रैक्टिस से बनेंगे रिएक्शन, ऐसे नहीं बनेंगे हवा में, ठीक है ना। हवा में ये रिएक्शन नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर X की जगह क्या जाएगा भैया? 2 मेथिल प्रोपीन। और 2 मेथिल प्रोपीन एक प्रकार का एल्कीन है, डबल बॉन्ड आया ना, एल्कीन है, तो यहाँ से एल्कीन बना। ये एल्कीन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। एल्कीन इसका बेटा क्या है? सही आंसर है। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। 4 हो गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। चलो, जेम डाई हैलाइड का सही उदाहरण देखो। डाई हैलाइड तो है ही, लेकिन जेम है, तो जेम का मतलब क्या होता है बेटा? देखो अगर एक ही कार्बन से 2 हैलाइड जुड़े हों तो उसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं बेटा। एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हों तो जेम डाई हैलाइड। तो आपको 2 हैलोजन देखना है, इसमें एक हैलोजन है छोड़ो, इसमें एक हैलोजन है छोड़ो। देखो आप इसमें 2 हैलोजन है तो, और एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों के दोनों इससे जुड़े हैं ना, तो ये आपका जेम डाई हैलाइड है। ये आपका क्या है बेटा? जेम डाई हैलाइड है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तृतीयक हैलो एल्केन है? तृतीयक, है ना। तो जिसमें 3 एल्किल समूह हो वो तृतीयक है, तो 3 एल्किल समूह इसमें है तो ये तृतीयक है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है एलिलिक या फिर एलाइल हैलाइड का सही सूत्र है। तो एलाइल हैलाइड का बेटा जो सही सूत्र है, एलाइल हैलाइड का देखना है ना। तो एलाइल हैलाइड का अगर मैं सही सूत्र बताऊं तो देखो इनमें और इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। तो इसमें बेटा वैसे थोड़ी हल्की फुल्की मिसप्रिंट है, वैसे सही आंसर इसका ये है, लेकिन इसमें थोड़ी हल्की फुल्की है ना मिस्टेक है ना। तो अभी आप आंसर ये लगा देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है ये एक अभिक्रिया दे के रखी है। कौन सी अभिक्रिया है? तो आपने बुर्स अभिक्रिया की होगी शायद, है ना, मैंने आपको कराई है। तो ये बुर्स अभिक्रिया ही है बेटा। कौन सी अभिक्रिया है? बुर्स अभिक्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है PP डाइक्लोरो। अब देखो डाइक्लोरो, PP का मतलब है पैरा पैरा, पैरा पैरा, है ना। तो PP डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन किसका सूत्र है ना। DDT का फुल फॉर्म है ना, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन। आपको पढ़ाया गया है DDT, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फास्जीन गैस का सही सूत्र। तो फास्जीन का गैस का सही सूत्र क्या है? COCl2 है। क्या है बेटा? COCl2 है ना। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हुए इसके सही विकल्प, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं हम सही जोड़ी पे, और सही नो रिक्त स्थान पे आते हैं अभी तो, है ना। रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में बेटा हमारा पहला है क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का जो है ना उत्पाद बताना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का, है ना। तो भैया फ्रीडल क्राफ्ट जो है ना एल्काइलीकरण है, इसका सही उत्पाद है बेटा टॉलुइन। क्या है भैया? टॉलुइन है, ठीक है ना। तो ये टॉलुइन है, ठीक है ना। तो ये टॉलुइन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का सही उत्पाद क्या है भैया? टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन है, ठीक है ना। चलो अब देखो लिखा है 1 ब्रोमो 2 एथिल 4 द्वितीय ब्यूटिल बेंजीन का सही सूत्र। वाह क्या बात है ना। बेंजीन के साथ मिला है, देखो बेंजीन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे आप क्या बना लेना,
बेंजीन बना लेना, बना लिया। अब बन ब्रोमो, तो आप बन ब्रोमो यहाँ जोड़ रहे हो, इसको बन मान लो तो ये क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। बन क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। अब कैसे चल रहे हो, फिर 2 पे एथिल है, 2 पे क्या है, एथिल, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। और देखो ये आपका क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो 2 पे क्या मान लो, एथिल है ना, तो ये एथिल जोड़ दिया, ठीक है ना। अब 4 पे क्या जुड़ा है, द्वितीय ब्यूटिल बेंजीन। द्वितीय ब्यूटिल बेंजीन, देखो इधर, द्वितीय ब्यूटिल बेंजीन का मतलब क्या होता है, देखो द्वितीय ब्यूटिल बेंजीन का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हों, है ना। द्वितीय ब्यूटिल बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूटिल बनाना है। तो ब्यूटिल बनाना है तो आप क्या करोगे, CH3, है ना, CH2 और ये आपका CH2 ऐसा बनेगा, है ना, द्वितीय। तो देखो आपका ये वाला कार्बन, ये जो इससे जुड़ा है बेंजीन से, इसमें 2 एल्किल जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये इसका सही आंसर है। ये इसका क्या है भैया, सही आंसर है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है ना। तो बेटा मतलब थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है आपको, ठीक है ना। बाकी ऐसा तो नहीं है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छे से ही पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें आपसे बन जाती हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन अभी क्या है कि मैंने ये ऑफलाइन में अभी ये पढ़ाया नहीं, ऑनलाइन तो मैंने पढ़ाया बट ऑफलाइन में ये नहीं पढ़ाया, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को ये दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। चलो इसको हटाता हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। ये हमारा 2 हो गए, है ना, ठीक है। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्वीन, संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्वीन का उपयोग किस में होता है, मलेरिया में होता है। देखो ऊपर आया था ना, क्लोरोक्वीन मलेरिया में उपयोग होता है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्या है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित खाली स्थान जो क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है, जो टाइफाइड मतलब आंत्र ज्वार के इलाज में किया जाता है, तो उसका आंसर है भैया क्लोराएम्फेनिकॉल है। ये पूरा आपको दिख रहा है ना, क्लोराएम्फेनिकॉल इसका जो है ना सही आंसर है, ठीक है ना। तो आपको अभी याद रखना है इसको, है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब है एलिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्वि आबंध के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है वाइनिल हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। किससे भैया, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। तो भैया हमारा अगला क्या है, तो अगला है हमारा भैया कि इसका IUPAC नाम बताओ। यार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका IUPAC नाम देखो, इसको पहले तोड़ के लिखो। इसमें कितने भैया CH3 हैं, 2, तो CH3, ठीक है, किससे जुड़े हैं, CH से, तो एक CH3 को हम नीचे लिख देंगे और फिर क्या जुड़ा हुआ है, Cl, है ना। तो IUPAC नाम बताना है तो काउंटिंग करना पड़ेगी भाई, है ना। तो काउंटिंग करेंगे तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो, है ना। तो देखो 2 पे आपका क्या जुड़ा है, क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो क्या लिख दोगे आप, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, है ना। क्या हो गया बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, ठीक है ना। चलो इसका, है ना। अब आगे बढ़ेंगे और भैया अगले क्वेश्चन पे हमारी बात हो जाएगी जरा, है ना। साइनाइड तथा नाइट्राइल में 2 नाभिक रावी केंद्र होते हैं, उन्हें उभयदंती क्या बोलते हैं भैया, उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भैया, उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। तो साइनाइड और नाइट्राइल में 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, इन्हें उभयदंती नाभिक रागी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, इनको उभयदंती नाभिक रागी बोलते हैं। इन बात को याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे रिक्त स्थान, है ना। आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9। जब कार्बन का विन्यास विपरीत हो तो इसे शाखित कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, शाखित कार्बन, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना, इसको हम शाखित कार्बन कहते हैं, ठीक है ना, शाखित कार्बन, शाखित कार्बन। क्लियर है? ठीक है। आगे हेलो एल्केन में sp3 संकरण होता है, जबकि हेलो एरिन में कौन सा होता है? sp2 होता है। क्या होता है भैया? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? है ना, हो गई ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात हो गई। रिक्त स्थान हमारे पूरे हो गए। अब आते हैं हम कहाँ बेटा? सत्ता सत्य पे, ठीक है ना। चलो सत्ता सत्य में हमारा पहला सत्ता सत्य है, आयोडोफॉर्म का उपयोग पूतिरोधी के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है ना। पूतिरोधी मतलब दवाइयों के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक जो दवाइयाँ हम लगा दें, जैसे घाव हमारे शरीर पे हो जाए तो एक ट्यूब लेके आते हैं, है ना, उसको लगा लेते हैं, वही एंटीसेप्टिक पूतिरोधी होता है, ठीक है ना। चलो, यदि अणु का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता तो उसे असममित कार्बन कहते हैं। हाँ सही है। एक समावयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरे समावयवी द्वारा नष्ट कर देगा, इस प्रकार के मिश्रण को रैसमिक मिश्रण कहते हैं। सही है। वे वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें कायरल कहते हैं। देखो अभी इसने बोला था, देखो असम्मित और कायरल का मतलब एक ही होता है। तो देखो असम्मित या कायरल का मतलब एक ही होता है, तो अध्यारोपित नहीं होती उन्हें हम असम्मित या कायरल कहते हैं, और ये कह रहे हैं अध्यारोपित हो जाती हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है। सेटजेब के अनुसार विहाइड्रोजन क्रिया के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त से निर्मित होता है जिसमें द्विबंधी कार्बन परमाणु एल के समूह की संख्या अधिक हो। हाँ सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है ये, क्या इससे ये प्राप्त होगा? नहीं, ये नहीं प्राप्त होगा। देखो हमने ऊपर अभिक्रिया की थी, अगर एथेनॉल होता है मतलब एल्कोहल ही KOH होता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। और यहाँ तो एल्कोहल प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है ना। अब ये बोला है, क्या ये फिटिंग अभिक्रिया है? क्या ये फिटिंग अभिक्रिया है? हाँ, तो भाई ये फिटिंग अभिक्रिया है। सही है, ये फिटिंग अभिक्रिया ही है। ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? फिटिंग अभिक्रिया। इतने सत्य सत्य देख लिए ना आपने। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इनको छोड़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है ना। चलो अगला है, हेलो एल्केन के क्वथनांक का घटता क्रम है ये। हाँ सही है। प्रतिबिंब रूप से रैसमिक मिश्रण से परिवर्तित होने को प्रक्रम को रैसमीकरण कहते हैं। हाँ सत्य है। मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग से सीधा संपर्क होने से कौनिया जल जाता है। हाँ सत्य है, ये भी होता है ना, तो सत्य है। ठीक है ना। तो भैया सत्य सत्य तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि हमेशा सत्य ही हो रहे हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और अब हम आ जाते हैं सही जोड़ियों पर। ठीक है ना भाई। चलो सही जोड़ियों में हमारा है मार्कोनी आप। मार्कोनी आप ने क्या बोला था? उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या इस पे होगी कम, तो इससे जोड़ दिया, तो ये सही है, ये पहला है। सेटजेब का नियम, एल्कीन बनता है, अब भी देखा, ये हो गया। परऑक्साइड प्रभाव में क्या होता है ना, अधिक वाले कार्बन से जुड़ता है ना, तो हैलोजन परमाणु अधिक कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, है ना। अब बुर्स अभिक्रिया का बुर्स अभिक्रिया में क्या बनता है? एथेन, है ना, तो ये चौथा हो जाएगा, है ना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है। ठीक है। नाभिक रागी कौन है? नाभिक रागी ऋणायन होता है ना, तो ये छठवा है। इलेक्ट्रॉन रागी धनायन होता है ना, तो ये सातवा है। फास्जीन क्या है? तो फास्जीन क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, तो ये इसका आठवां रहेगा। ठीक है ना। ये इसकी सही जोड़ियां हो गई। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी, और अगले क्वेश्चन पे हमारे एक शब्द में आंसर हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो अच्छे ध्यान से बेटा, ये बहुत बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड तक में काम आएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव है ना। तो 4 तृतीय ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन कितने कार्बन से बनता है बेटा? 7 कार्बन से बनता है ना। तो 7 कार्बन की सीरीज बनाओ, 3 और 3 6, और ये रहा आपका 7वां। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 3 से क्या जोड़ा? आयोडो, तो 1 2 3, 3 से क्या जोड़ा? आयोडो, तो ये आयोडो जोड़ दो आप, है ना। ठीक है। 4 से क्या जोड़ा? तृतीय ब्यूटाइल जोड़ा, तृतीय ब्यूटाइल जोड़ा है 4 से, है ना। तो ये 4 है, ऊपर जोड़ दें, तृतीय ब्यूटाइल जोड़ा, तो तृतीय ब्यूटाइल जोड़ा है तो 3 एल्किल समूह जोड़ना पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग, है ना। तो ये तृतीय ब्यूटाइल है ना, तो ये है इसका सही सूत्र, है ना। अब इनको बैलेंस कर देना, तो यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, अब ये तो यहाँ CH,
है ना, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, ये इसका सही होगा आंसर। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा देखो लेंदी हैं और बहुत अच्छे हैं ये, है ना, अगर समझोगे तो काम बनेगा, नहीं तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। और अगला है हमारा, क्या अगला है, ये हमारा हो गया, पहला ही हुआ अभी, है ना। चलो अब का सही IUPAC नाम बताना है ना, सही IUPAC नाम बताना है इसका। ठीक है ना, तो या IUPAC नाम तो आपको आने चाहिए यार, है ना, नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलो CH डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड क्या है, नो C है, डबल बॉन्ड क्या है भैया, C है ना। और फिर इससे कौन जुड़ा है, तो इससे जुड़ा है भैया Br, तो Br को नीचे जोड़ दो क्योंकि आगे CH3 जुड़ा है ना, तो ये आपका CH3, इसका नाम पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, है ना। तो देखो, है ना, यहाँ से कर दें स्टार्ट, 1 2 3 4, है ना। अब 2 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 ब्रोमो, क्या लिखना पड़ेगा भैया, 2 ब्रोमो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने कार्बन की सीरीज है, 4, तो 4 को क्या लिख देना भैया, ब्यूट लिख देना, क्या लिख देना, ब्यूट लिख देना, तो ये लिख दिया ब्यूट, है ना। अब 2 पे इन जुड़ा है तो लिख देना 2 इन, 2 इन, ठीक है, तो 2 इन, है ना, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसका सही आंसर है ना, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसका सही आंसर है ये दूसरे का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे, है ना, बहुत फास्ट नहीं कर रहे हम, आपको अच्छे समझाते हुए चल रहा है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन का सूत्र बताओ, यार कितना अच्छा है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो देखो ये आपका बेंजीन हो गया, 1 पे क्लोरो तो 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल मतलब ये, है ना, और ये बेंजीन, ये इसका हो गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे और हमारा ये 4th है और ये बोला है इसका सही IUPAC नाम बताओ। देखो IUPAC नाम पे बहुत ज़्यादा फोकस है बेटा, है ना, तो IUPAC नाम आपको बताना है ना, बहुत अच्छे से समझा के, तो इसका IUPAC नाम आप बताओगे, ये होमवर्क में है आपके लिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है सेंड मेयर अभिक्रिया का सही समीकरण लिखो। देखो सेंड मेयर अभिक्रिया का सही समीकरण लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो सेंड मेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ से N2 बाहर हो जाती है, N2 हो गई बाहर, है ना। वैसे आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा अच्छे से पढ़ा है ना, जो मैंने पढ़ा है, तो सेंड मेयर अभिक्रिया आप बना लोगे। ठीक है ना, चलो ये है सेंड मेयर अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है ना। अब अगला हमसे बोला है भैया SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण दो, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण आप दे देना। ठीक है, तो इसकी आप H2O से क्रिया करा देना, किससे, H2O से। तो H2O के पास क्या होता है, H+ और OH- होता है, तो H और Cl के साथ तो बाहर होके क्या बन जाएगा, HCl, OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 और ये रहा OH। ठीक है, ये दे देना आप, क्लियर है बात। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और भैया आगे है ना, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है, तो लिख देना AgNO3 से, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है, किससे की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, इसने बोला है कि ये अभिक्रिया का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या है, हुंसडीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है भैया, हुंसडीकरण। ठीक है ना, तो ये हुंसडीकरण अभिक्रिया है, क्लियर है बात बेटा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको मिटा दूं, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है ना। इसने बोला है कि ये परोक्साइड प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है बेटा, परोक्साइड प्रभाव है। तो इसमें किस में जोड़ना है, तो देखो परोक्साइड में उस कार्बन से जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, तो Br को बीच वाले कार्बन से जोड़ देना इससे, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3, ये आपका CH, इससे क्या जुड़ जाएगा, Br, और डबल बॉन्ड सिंगल में इससे जुड़ जाएगा CH और ये CH3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा इसका। ठीक है ना, चलो है ना, ये बन जाएगा। और क्या नाम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्या, ये CH और CH3 का होल ट्वाइस, ये है ना। आयोडोफॉर्म का उपयोग लिखो, तो लिख देना पूतिरोधी में, किस में लिख देना, पूतिरोधी में। ठीक है, ऊपर ही आया था ना,
हमने पढ़ा था कौन सा 77 में आया था, है ना, तो पूतिरोधी में, है ना। तो ये हो गए बेटा आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, दिक्कत कोई नहीं होगी। तो एग्जाम से पहले इनको बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अभी तो त्रैमासिक है, आप बोर्ड एग्जाम तक और इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बार बार काम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। चलो तो फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।